जी बेटा जी, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 की बात करें, जो कि लास्ट 2-3 लेक्चर से हम लोग इसको स्टार्ट किया हुआ है, इसको डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो फ्रॉड एंड इंटरनल कंट्रोल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और इन प्रिंसिपल्स को कैश रिसीट्स एंड कैश डिसबर्समेंट्स पे हम लोगों ने अप्लाई करके भी देखा कि कैश रिसीट्स और कैश डिसबर्समेंट्स पे इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ पैटी कैश फंड भी लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा था, और इंडिकेट द इंटरनल कंट्रोल फीचर्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक। और उसमें हम लोगों ने नंबर 7 और 8 प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ तक हम लोगों ने काम यहाँ से स्टार्ट करना था। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर करनी थी। रिकंसाइलिंग द बैंक अकाउंट, reconcile balance per books and balance per bank to their adjusted cash balance, corrected cash balance। अब देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो याद हो तो वहां पे हम लोगों ने रिकॉन्सिलेशन डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था कि वो जो हमारा इंटरनल वेरिफिकेशंस हैं, उस इंटरनल वेरिफिकेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैंक से अपना रिकॉर्ड जो है अकाउंट वो मंगवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बैंक से मंगवाते हैं, और उस बैंक स्टेटमेंट को जो बिजनेस बुक्स के मुताबिक जो रिकॉर्ड्स हम लोगों ने बैंक के मेंटेन किए हैं उसके साथ हम लोग मैच करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। और अगर किसी वजह से दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है, दोनों बैलेंसेस में फर्क आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फर्क को खत्म करते हैं। तो उस फर्क को खत्म करने के लिए जो किसी भी वजह से बैलेंस एज पर बुक्स, बिजनेस बुक्स, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो दोनों बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, और दोनों बुक्स के जो बैलेंसेस हैं उनको आपस में इक्वल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, मैच करने के लिए, टैली करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का नाम देते हैं। ठीक है। तो एक चीज बेटा यहाँ पे मेक श्योर करिएगा, एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि बेटा ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये हमेशा हमेशा अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर जो है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिकंसाइलिंग आइटम्स के, ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों रिकॉर्ड्स में एज पर बिजनेस बुक्स और एज पर बैंक स्टेटमेंट, इन ये जो दोनों हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये डिफरेंस आता क्यों है, उन्हें हम लोग रिकंसाइलिंग आइटम्स के नाम से देखेंगे। उनमें बेटा सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आ जाता है डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट से क्या मुराद है बेटा? डिपॉजिट इन ट्रांजिट से मुराद है बेटा कि हम लोगों ने देखें, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स अगर कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके फादर या ब्रदर या आपका कोई भी रिलेटिव जो है वो अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आप लोगों ने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, आप उनको जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं या अपनी चीजें जो है उनको बेचते हैं, और वो उसके बदले में आप लोगों को चेक्स दे देते हैं। सपोज कर रहे हैं ना, हम लोग चेक्स दे देते हैं। ठीक है। अब वो चेक्स आउटस्टेशन के जो चेक्स थे, आउटस्टेशन से मुराद क्या हो गया, दूसरे इलाके के, दूसरे शहर के, किसी और ब्रांच के, किसी और सिटी के चेक्स जो थे वो आपको मिले। अब आपने लाकर उनको बैंक में जमा करवा दिया अपने अकाउंट में। अब बेटा आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये पता होगा कि जब हम लोग किसी और सिटी का, किसी और ब्रांच का चेक जब अपने बैंक में जमा करवाते हैं, तो मिनिमम जो 72 वर्किंग आवर्स है, या हम लोग कहते हैं कि 3 दिन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं अमाउंट को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है। तो होता क्या है, जरा थोड़ा सा एग्जांपल जरा प्रैक्टिकली भी समझ लीजिएगा बेटा। अगर हम लोग फर्ज करते हैं आज जो है वो 26 तारीख है, आज मैंने कुछ चेक्स जो थे वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, मुझे कुछ कस्टमर्स ने चेक्स दिए थे, मैंने वो अपने अकाउंट में जमा करवा दिए, और साथ ही मैंने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब मैं अमाउंट बैंक में जमा करवाता हूं तो उसके लिए मैं बैंक अकाउंट को डेबिट ही करता हूं ना। तो जैसे ही मैंने वो चेक बैंक में जमा करवाया, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक को तो अभी टाइम लगेगा ना, वो अमाउंट रिकवर करके, वो अमाउंट कलेक्ट करके, वो दूसरे ब्रांच से, दूसरे शहर से वो अमाउंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने में वक्त लगेगा।
और आज की ही तारीख में मैंने अगर बैंक से अपनी स्टेटमेंट मंगवा ली है, तो उस बैंक स्टेटमेंट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या उस बैंक स्टेटमेंट में क्या वो अमाउंट क्रेडिट हुई नजर आएगी जो मैंने अभी अभी मैंने फौरी तौर पर बैंक में जमा करवाई थी, क्या वो क्रेडिट हो चुकी होगी? इज इट पॉसिबल? हरगिज, हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बेटा आप लोगों को बताया कि 3 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और उन 3 दिनों के अंदर वो अमाउंट जो है वो कलेक्ट होके हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। आज ही अगर मैंने वो चेक्स जमा करवाए थे और आज ही बैंक स्टेटमेंट मंगवा के मैं उसको अपने बिजनेस बुक्स के साथ मैच करने बैठ गया हूं, तो सबसे पहला फर्क ये आएगा डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट का, कि भाई मैंने कुछ चेक्स बैंक में जमा करवाए हुए थे, मैंने बैंक को डेबिट कर रखा था, लेकिन चूंकि अभी तो बैंक ने तो वो कलेक्ट ही नहीं की है, बैंक ने तो वो मेरे अकाउंट में अभी ट्रांसफर ही नहीं की है, तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि बैंक ने उनको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया होगा? बैंक तो तब रिकॉर्ड करेगा जब बैंक उनकी कलेक्शन करके वो पैसे वसूल करके अमाउंट रिसीव करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, बैंक तब रिकॉर्ड करेगा। तो जब तक बैंक को वो अमाउंट नहीं मिलती तब तक बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसे हम लोग कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो रिकंसाइलिंग आइटम है दैट इज आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स से क्या मुराद है बेटा? कि देखिए बेटा, हम लोगों ने अपने बिजनेस में रूटीन में पेमेंट्स करनी होती हैं। अब पेमेंट्स जब हम लोग करते हैं तो हम उन पेमेंट्स के लिए हम लोग चेक्स इशू कर देते हैं। अब जब चेक्स इशू कर देते हैं बेटा, चेक्स इशू करने से मतलब क्या है कि जो भी हमारी वो पार्टी है, जो भी हमारा सप्लायर या वेंडर, हुएवर, कोई भी वो पर्सन है जिसको हमने पेमेंट करनी है, उसको जब चेक दे दिया है, इसका मतलब है कि बैंक में जाके हमारे अकाउंट में से पैसे निकलवा लें। ठीक है, या हमारे अकाउंट में से मतलब हमने बैंक अकाउंट के साथ वो ट्रांजेक्शन की है। तो बेटा नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग अपने पेमेंट्स के लिए चेक्स तो इशू कर देते हैं। जब हम लोग चेक इशू कर देते हैं तो फौरन, चूंकि हम लोग अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल अकाउंटिंग को अडॉप्ट किए हुए हैं हम लोग, तो अक्रूवल अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई एक ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाए आप उसे फौरन अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, अब हम लोगों ने चूंकि वो चेक दे दिया है पर्सन को, तो वो हमारी जो लायबिलिटी थी वो पे हो रही है, हमारे सर से बोझ उतर रहा है, तो हम लोग तो फौरी तौर पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? सपोज करते हैं कि हम लोगों ने किसी अकाउंट पेबल्स की पेमेंट करनी थी, उसको मैंने चेक दे दिया, तो जैसे ही चेक दिया बेटा उसकी एंट्री पास की गई, अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। ये एंट्री तो हम लोगों ने पास कर दी कि ठीक है, चेक चूंकि चला गया हमारे पास से, हमने उसकी जनरल एंट्री जो है जनरल में उसको रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बेटा क्या ऐसा मुमकिन है कि वो बंदा जिसको हमने चेक दिया था, वो पर्सन, वो हमारा अकाउंट पेबल जिसको हमने चेक दिया था, वो बैंक में गया भी नहीं है और बैंक से पैसे निकल भी गए? बेटा जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारे बैंक, हम तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं कि ठीक है भाई हमने लायबिलिटी पे कर दी है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन बैंक उसके बदले में हमें डेबिट करेगा ना, कि बैंक की लायबिलिटी कम हुई है, बैंक में जो हमारा कस्टमर का अकाउंट था उसका बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो बेटा बैंक कब डेबिट करेगा हमें? बैंक तब डेबिट करेगा जब वो जिस बंदे को हमने चेक दिया हुआ था वो चेक लेकर बैंक में कैशियर के काउंटर पे जाएगा, उस कैशियर को वो चेक हैंड ओवर करेगा और फिर वो कैशियर उस चेक के बदले में अदायगी करेगा। तो जब तक वो पर्सन जिनको हमने चेक्स दिए हैं, वो हमारे सप्लायर्स, वो हमारे वेंडर्स, वो हमारे अकाउंट पेबल्स, जब तक वो पैसे लेकर बैंक काउंटर पे नहीं जाएंगे, बैंक काउंटर पे प्रेजेंट नहीं करेंगे पेमेंट के लिए, तो क्या बैंक उसकी पेमेंट करेगा? अब बैंक को तो बेटा नहीं पता चलने वाला ना कि मैंने किस किस को पेमेंट करनी है, तो बैंक पेमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को करता है जो चेक्स लेके काउंटर पे आते हैं कि ले जनाब ये चेक है हमारा, इसके बदले में हमें जो कैश है वो दे दे। ठीक है, तो बेटा इसे हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं। ऐसे चेक्स जो हम लोगों ने तो इशू कर दिए थे पेमेंट्स के लिए अपने वेंडर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने अकाउंट पेबल्स को, अपने सप्लायर्स को, या अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम लोगों ने तो चेक्स इशू कर दिए थे, लेकिन अभी तक वो चेक्स जो हैं वो बैंक काउंटर पे प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कैश विड्रॉ करवाने के लिए वो बैंक काउंटर पे प्रेजेंट नहीं किए गए। तो उसे उसे हम लोग बेटा कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स, या इन्हें हम लोग कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। इन्हें अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं, अनडेबिटेड चेक्स भी कहते हैं, अनकैश्ड चेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, आउटस्टैंडिंग चेक्स के नाम है। ठीक है जी।
उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं एरर्स। एरर से हम लोग क्या मुराद लेते हैं? एरर से मुराद लेते हैं बेटा हम लोग के जो कुछ एरर्स ऐसे हैं जो कि बैंक कमिट कर देता है, कुछ एरर ऐसे हैं जो कि कस्टमर कमिट कर देता है। ठीक है, तो वो जो एरर्स आए होंगे उन एरर्स के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इनको किस तरह से ठीक करना है। ठीक है, मतलब एक बैंक में जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है वो भी तो एक इंसान ही है ना। वो बैंकर जो है या बैंक का जो अकाउंटेंट है या जिसे हम लोग ओवरऑल बैंकर ही कहेंगे, वो कस्टमर के अकाउंट को कभी ज्यादा डेबिट कर सकता है या कभी ज्यादा क्रेडिट कर सकता है या रॉन्गली डेबिट कर सकता है या रॉन्गली क्रेडिट कर सकता है। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग रीजन देख रहे हैं ना। इसी तरह से बेटा ये जो आपका डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर का जो अकाउंटेंट है या बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, वो भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त जो है वो कमी बेशी कर सकता है, तो कोई ना कोई गलती कर सकता है। तो उस गलती की वजह से भी डिफरेंसेस जो है दोनों बुक्स में आ जाते हैं, दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया बैंक मेमोरेंडा। ये बैंक मेमोरेंडा मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें बेटा कि रूटीन की जो हमारी जो बिजनेस के बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो क्या है कि जो हमारे पास रकम ज्यादा होती है वो बैंक में हम लोग जमा करवा देते हैं और जरूरत पड़ने पर बैंक से वो हम लोग विदड्रा करवा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बैंक के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्या हो रही है? डिपॉजिट की और विदड्रावल की। ठीक है, तो चेक पैसे जमा करवाने की और चेक कैश करवाने की, यही दो ट्रांजैक्शन हमारी, बेसिकली यही दो ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा बेटा हम लोग अगर देखते हैं तो बैंक हमारे साथ बहुत से ऐसे फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म कर रहा होता है। बैंक हमारे लिए कलेक्शन कर रहा होता है, बैंक हमारे लिए पेमेंट्स कर रहा होता है, बैंक हमें डिफरेंट सर्विसेज दे रहा होता है। तो उन इन तमाम चीजों के लिए बैंक मेमोरेंडा जो है वो हमें नजर आता है बैंक स्टेटमेंट में कि या तो वो बैंक हमें डेबिट कर रहा होगा या क्रेडिट कर रहा होगा। तो डेबिट मेमोरेंडम या मेमोरेंडा या क्रेडिट मेमोरेंडा। डेबिट, अब देखिए बेटा बैंक ये बैंक मेमोरेंडा हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ही नजर आएगा। मतलब ये बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे मतलब अपने कस्टमर के बिहाफ पे, मतलब वो जो अकाउंट होल्डर है उसके बिहाफ पे बैंक डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करता है। अब वो जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करता है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब बेटा सबसे पहली जो हो सकती है कस्टमर के बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शन है, कस्टमर के बिहाफ पे जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सकती है? बैंक क्या कर सकता है कि भाई लाइक हम लोगों ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेज की हुई है, उसके बदले में हर महीने या हर साल हमें कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ती है। अब क्या किया मैंने एज एन अकाउंट होल्डर, क्या किया, बैंक को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। मैंने बैंक से कहा कि भाई मुझे नहीं याद रहता हर महीने पे करना, तो आप ऐसा करें, ये इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट है, इस अकाउंट में हर महीने या हर साल मेरे अकाउंट से इतनी रकम लेके आप लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। मतलब मेरे बिहाफ पे आपने इंश्योरेंस जो है वो पे कर देनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे करनी है आपने मेरे बिहाफ पे। या मैं कहता हूं कि मेरे पास जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला है उसकी मेंबरशिप है और मेंबरशिप के लिए मुझे हर साल कुछ फीस जो है वो अदा करनी पड़ती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बने रहने के लिए। ठीक है, तो मैंने बैंक को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसे सालाना जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ताकि मैं मेंबर बना रहूं। कभी मुझे याद ना भी रहे तो कम से कम बैंक को तो वो याद रहता है ना, बैंक उसका जो है वो रिमाइंडर सेट कर लेता है कि फला फला डेट को मैंने ये काम करने हैं, तो बैंक मेरे अकाउंट से वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, या तीसरी शक्ल ऐसी हो सकती है कि मैंने किसी क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं रॉयल पाम कंट्री क्लब की बात कर लेते हैं, या यहाँ पे जो अभी सुनने में आया है गुजरांवाला में भी एक कंट्री क्लब जो है वो ओपन हो रहा है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो बेटा ये जो गोल्फ कंट्री क्लब्स होते हैं या जो भी क्लब्स होते हैं वहां पे भी हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है ताकि हम उसकी फैसिलिटीज को, वो जो क्लब्स की फैसिलिटीज हैं उनको हम लोग इंजॉय कर सकें, वहां पे जाके हम अपने जो लेजर टाइम है उसको स्पेंड कर सकें और मैक्सिमम लेवल पे जाके जो है वो इंजॉय कर सकें। तो मैंने अपने बैंक से कह दिया कि यार ये कुछ जो पेमेंट्स है ना
हर महीने जो मेरी मेंबरशिप फीस है या हर साल बाद जो मेंबरशिप फीस है मेरी, वो फलां क्लब के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मतलब कहने का क्या है कि बैंक मेरे बिहाफ पे डिफरेंट पेमेंट्स कर रहा है। तो जब बैंक मेरे बिहाफ पे डिफरेंट पेमेंट्स कर रहा है बेटा, तो मेरा तो बैंक बैलेंस कम ही हो रहा है ना। तो जब मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो मैं तो अपने पास उसको क्रेडिट करूंगा, तो बैंक उसे क्या करेगा? डेफिनेटली बैंक उसे डेबिट करेगा। तो ये जो बैंक ने मेरे बिहाफ पे या अपने डिपॉजिटर के या अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे बैंक ने कुछ पेमेंट्स की हैं, तो वो पेमेंट्स वो डेबिट मेमोरेंडम में शो हो रही होंगी। ठीक है। इसी तरह बेटा बैंक ये जो मुझे सर्विसेज दे रहा है, मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर रहा है, मेरे बिहाफ पे कलेक्शंस भी कर लेता है, या मुझे बैंक जो है वो लॉकर की फैसिलिटी दे रहा है, या बैंक मेरे लिए जो ऑनलाइन की ट्रांसफर्स हैं वो कर रहा है, या बैंक मुझे चेकबुक की जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है, चेकबुक प्रिंट करके दे रहा है, या बैंक मुझे मेरे रिकॉर्ड की जो डिटेल है बैंक स्टेटमेंट बैंक मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए बैंक फिर क्या करता है? बैंक बेटा मुझसे सर्विस चार्जेस डिमांड करता है, जिसे हम लोग बैंक सर्विस चार्जेस या बैंक चार्जेस का नाम देते हैं, या इसके लिए हम लोग कलेक्शन चार्जेस का नाम दे सकते हैं, या चेकबुक के लिए प्रिंटिंग चार्जेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है। मतलब बैंक हमारे लिए बेटा जो भी सर्विसेज परफॉर्म करता है, हमें जो भी फैसिलिटीज देता है, उसका बैंक हमसे चार्ज करता है। तो उस चार्ज की मद में भी बैंक डेबिट मेमोरेंडम में शो करता है जी ये चीजों के लिए मैंने जो है वो डिडक्शन की है। और हाँ, एक सबसे बड़ी अहम बात जो रह गई कि नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि अगर हमने बैंक से अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विदड्रॉ की होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं ना। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि बैंक अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देता है कि इन केस कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि कस्टमर ने चेक ज्यादा इशू कर दिया हो, ज्यादा अमाउंट का, लेकिन कस्टमर के अकाउंट बैलेंस में उतनी अमाउंट जो है वो अवेलेबल ना हो, तो बैंक उस अमाउंट को पे करने के लिए अपने पास से कुछ पेमेंट्स कर देता है। ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म का लोन होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो बैंक फौरन उसमें से अपना जो जो उसने ज्यादा अमाउंट अपने पास से कंट्रीब्यूट की होती है अपने डिपॉजिटर के चेक को ऑनर करने के लिए, वो अमाउंट फौरन डिडक्ट कर लेता है ना बैंक फिर। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो उस लोन पे बैंक तो माइनर सा इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज करता है। ठीक है। तो अगर बैंक ने ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो वो भी डेबिट मेमोरेंडम में शो होगा। ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग देखें तो डेबिट मेमोरेंडम में क्या चीजें शो हो रही थी, आप लिख लीजिएगा यहां पे अपने नोटबुक्स के ऊपर। डेबिट मेमोरेंडम में बेटा एक तो जो बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे डिफरेंट पेमेंट्स की थी, वो चाहे वो ट्रेड सब्सक्रिप्शन थी, चाहे वो किसी कंट्री क्लब की सब्सक्रिप्शन थी, चाहे वो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम थी, या कोई भी स्पेशल जो पेमेंट बैंक ने कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर की है, कोई भी पेमेंट हो सकती है ना। मसलन मैं कह सकता हूं बैंक को कि यहाँ पे हमारे पास एक हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी फाइल्स अगर सेल हो रही है, यहाँ पे आपने सुना होगा ली पेरिस, अगर ये मास्टर वाले एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, अगर ये अपनी फाइल्स जो है ये सेल कर रहे हैं, तो मैं वो बैंक को मैंने कॉल कर दी, बैंक मैनेजर को, या रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दे दी, मैंने मेल कर दी कि यार मेरे बिहाफ पे जो है ना वो एक फाइल की अमाउंट तो सबमिट कर दे, जरा डिपॉजिट करवा दे उनके ली पेरिस हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट में, या जो भी अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है उस अकाउंट में जरा मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स तो कर दे मेरे अकाउंट से पैसे लेके। तो अब किसी भी तरह की जो बैंक मेरे अकाउंट से पेमेंट करता है मेरे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, उसके लिए बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट ही करता है, और वो डेबिट मेमोरेंडम में ही शो होता है। तो मतलब डेबिट मेमोरेंडम में पहली जो आइटम आती है वो आती है जो कस्टमर के बिहाफ पे, डिपॉजिटर के बिहाफ पे पेमेंट हो रही होती है। नंबर 2, ये जो बैंक ने आपको शॉर्ट टर्म की लैंडिंग की फैसिलिटी दी हुई है इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट की, उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट के लिए डेबिट मेमोरेंडम में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट शो हो रहा होता है। और बैंक जो आपको पर्सनल सर्विसेज दे रहा होता है, आपको चेकबुक्स दे रहा होता है, उसके लिए बैंक सर्विस या बैंक चार्जेस या चेकबुक प्रिंटिंग चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस के नाम से बैंक आपसे डिडक्शन करता है, वो भी आपकी डेबिट मेमोरेंडम में शो हो रही होती है। ठीक है। तो बैंक मेमोरेंडम में मैंने आपसे कहा था कि डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम दो तरह के मेमोरेंडे होते हैं। तो डेबिट मेमोरेंडम में 3 चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और तीसरा पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये 3 चीजें डेबिट मेमोरेंडम में होती हैं।
ठीक है जी। उसके बाद बैंक मेमोरेंडा में जो नेक्स्ट आइटम आती है दैट इज क्रेडिट मेमोरेंडा। ठीक है, अब बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कब करता है? बेटा बैंक अगर देखिए कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है तो फिर कस्टमर अपने अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। अब जब कस्टमर अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है इट मींस कि कस्टमर के अकाउंट बैलेंस में इजाफा हो रहा है, कस्टमर का अकाउंट होल्डर का अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर रहा है। तो कस्टमर का अकाउंट बैलेंस उसके खुद के डिपॉजिट करवाने के अलावा कब इंक्रीज करता है? उसके लिए जो जितनी भी रीजंस होंगी वो क्रेडिट मेमोरेंडम में शो की जाएंगी बैंक की तरफ से। ठीक है, कस्टमर खुद तो डिपॉजिट करवाता है, उसको पता है जी मेरा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर गया, वो तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसके अलावा भी कस्टमर का अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर जाता है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम बैंक में पैसे जमा भी नहीं करवाते और हमारा अकाउंट बैलेंस भी इंक्रीज कर जाता है? तो बेटा उसकी जरा डिफरेंट रीजंस जरा जो है ना उसकी डिफरेंट डिटेल्स सुन लीजिएगा, लिखते जाइएगा साथ साथ में। क्रेडिट मेमोरेंडम में सबसे पहले कलेक्शन बाय बैंक। कलेक्शन बाय बैंक में दो तरह की कलेक्शन होती है। एक तो कलेक्शन वो है कि जो हमारे ही कस्टमर्स हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। फर्ज कर लें अगर मैं गुजरांवाला में बैठा हूं, मेरा एक बिजनेस है और उसके जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कुछ लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में, रावलपिंडी में, एबटाबाद में, मानसेरा में, कराची में, कोयटा में, मुल्क के डिफरेंट सिटीज में हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आए दिन अपने कस्टमर से रिकवरी के लिए कैश कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ सिटीज का जो है वो विजिट करता रहूं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं जितना भी रिकवरी का सिस्टम है उस सारे रिकवरी के सिस्टम को मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। फोन कॉल्स के जरिए या ईमेल्स के जरिए या फैक्स के जरिए मैं उनको रिमाइंडर देता हूं कि जनाब आपका ये रिकवरी का पीरियड आ रहा है, रिकवरी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दें। और मैंने उनको अपने अकाउंट नंबर्स दिए हुए हैं और वो मेरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करते जाते हैं। जितनी भी अमाउंट उनकी तरफ रिसीवेबल होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। अब मुझे उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती लेकिन वो मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे इंफॉर्मेशन का पता कब चलता है? जब मैं बैंक से बैंक स्टेटमेंट मतलब अपना रिकॉर्ड मंगवाता हूं तो उस रिकॉर्ड में शो हो रहा होता है कि हाँ जी बैंक ने अपने कस्टमर के बिहाफ पे ये फला अमाउंट जो है वो कलेक्ट की है। ठीक है, तो ये मतलब डायरेक्ट मेरे कस्टमर्स ने मेरे अकाउंट में अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी। तो एक तो उसकी वजह से क्रेडिट मेमोरेंडम में शो हो रहा होगा और दूसरा दूसरा क्या है कि बैंक कलेक्शन करता है। मैंने बैंक को कुछ नोट रिसीवेबल्स थे मेरे, मैंने कुछ लोगों से पैसे लेने थे, वो नोट रिसीवेबल्स मैंने बैंक को दे दिए कि ये मेरे बिहाफ पे जो है वो कलेक्शंस कर देना। तो बैंक वो मुकर्ररा तारीख पर मेरे कस्टमर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है जी ये आपका साइन किया हुआ नोट रिसीवेबल मेरे पास है, इसके बदले में पैसे दे दे। तो वो जब कस्टमर्स पैसे दे देते हैं तो बैंक वो पैसे लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो उसके लिए भी क्रेडिट मेमोरेंडम जो है वो शो हो रहा होता है। उसके अलावा बेटा बैंक जो पहले तो मैंने कस्टमर्स की बात की थी, इसी तरह बेटा मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम भी अपने बैंक में मंगवा सकता हूं। मैं जो है अपने कस्टमर्स के अलावा की बात कर रहा हूं ना, कस्टमर्स तो पैसे भेजते ही हैं मेरे अकाउंट में। मैं इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्लेम सबमिट किया था तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा था कि किस अकाउंट में आपको क्लेम की रकम चाहिए। तो मैंने वहां पे बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया तो बैंक ने वो अमाउंट भी जो है वो रिसीव कर ली इंश्योरेंस कंपनी से मेरे बिहाफ पे। इसके अलावा बेटा और कैसे कलेक्शन हो सकती है? एक तो इंश्योरेंस कंपनी से कलेक्शन हो गई। हाँ, मैंने किसी और बिजनेस के जो शेयर्स हैं वो खरीद रखे हैं या कोई और सिक्योरिटीज किसी बिजनेस की जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो खरीद रखे हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट या प्रॉफिट जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर बेटा इंटरेस्ट मिलता है हमें और अगर शेयर्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है। तो उसकी रिसीविंग के लिए भी मैंने उस पर्टिकुलर कंपनी में अपना अकाउंट नंबर जमा करवाया हुआ था और वो कंपनी जब भी वो मुकर्ररा वक्त पे डिविडेंड या इंटरेस्ट इशू करती है तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी बैंक रिकवरी करता है तो उसके लिए भी क्रेडिट मेमोरेंडम शो हो रहा होता है। दूसरी जो एक और रीजन हो सकती है क्रेडिट मेमोरेंडम की कि मेरा बैंक में जो अकाउंट बैलेंस है, जो मेरे डिपॉजिट्स जो पड़े हुए हैं बैंक में, उन डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक जब मुझे इंटरेस्ट देता है तो वो मेरे अकाउंट में ही वो इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की वजह से मेरा अकाउंट बैलेंस जब इंक्रीज करता है तो उसके लिए भी वो जो इवेंट है या वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट मेमोरेंडम में शो हो रही होती है।
ठीक है बेटा जी। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स जो हैं ये मैंने वन बाय वन करके मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। आप लोग इसको दोबारा से रिवर्स करके रिकॉर्डिंग को यहां से सुन सकते हैं, और अगर आप लोग साथ साथ लिख रहे थे देन तो वेल एंड गुड। ठीक है बेटा जी। तो ये कुछ आइटम्स थी जो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन की बैंक रिकॉन्सिलेशन में अपीयर होती हैं, और ये कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकंसिलेशन प्रोसीजर के, हम लोग रिकंसिलेशन प्रोसीजर्स में क्या करते हैं, मतलब ये जो हम लोगों ने रिकंसिलेशन करनी है ये किस तरह से की जाती है। ठीक है जी। तो